सिक्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस है हमारे पास सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा हुआ है। देखो, आपने जब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आई थी, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस 1 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में लिख लेंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अप्लाई करते हैं यहाँ प्रॉपर्टियां। सीकेंट क्यूब थीटा अपॉन इसकी जगह लिख दूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां लिखूंगा मैं कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन इसकी जगह लिख दूंगा मैं यहाँ कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ मेंशन कर देनी है जो प्रॉपर्टी आपने यूज की है वो। मेरे पास यहाँ जगह कम रहेगी इसलिए मैं ये चीजें मेंशन नहीं करूंगा, मैं बताता चलूंगा आपको कि क्या क्या मेंशन करना है। यहाँ जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर मेंशन करके दिखा देनी है। ओके, देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सीखा होगा कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसके साथ स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगा हुआ है तो उसके साथ क्यूब लग जाएगा। एक चीज सीखा होगा आपने टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक ये प्रॉपर्टी या फिर ये पैटर्न देखा था। एक और चेक किया होगा आपने, देखा होगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक आपने ये चीज देखी थी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। देखो, सीकेंट क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कोस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस ऊपर यहाँ पे 1 कोसिकेंट क्यूब थीटा है, तो आपको एक और बात बता देता हूँ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप इसको भी यूज कर लो, कोसिकेंट की जगह लिख लोगे आप 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन कोट की जगह यूज करोगे आप कोस अपॉन साइन, तो लिख लोगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है और नीचे वाली फ्रैक्शन अगर ऊपर जाएगी तो पलट के जाती है, रेसिप्रोकल होके जाती है, और वो भी मल्टीप्लाई में। तो अगला स्टेप हमारे पास रहेगा 1 अपॉन क्यूब थीटा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा इनटू ये पलट जाएगी, लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर ये प्लस है तो प्लस यहां लिखेंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रह जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब यहां से आप चेक करोगे, मैं इन सभी चीजों को यहां जो मेंशन की थी ना प्रॉपर्टियां, उनको मैं हटा रहा हूं। आपको इनके साथ के साथ बताते हुए चलना है ब्रैकेट के अंदर कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, तो देखो कोस क्यूब स्क्वायर से यहां से ये दो कोस हट गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ चेक करूं तो साइन स्क्वायर से यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, कुल मिला के आपके पास यहाँ जो बचने वाला है 1 अपॉन कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर प्लस प्लस यहां बचने वाला है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, इनमें से कॉमन निकालो बाहर, कॉमन चेक करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इन दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे 1 अपॉन
कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाहर आ चुका। यहां चेक करोगे तो क्या बचा हुआ है 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन और कोस बाहर आ चुका तो यहाँ एक साइन बचा हुआ है तो लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इधर चेक करोगे तो साइन और कोस बाहर आ चुके हैं तो यहाँ पर एक कोस बचा हुआ है तो लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से 1 अपॉन कोस को लिख सकते हो आप सीकेंट थीटा और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हो आप कोसिकेंट थीटा। क्लियर। ब्रैकेट स्टार्ट। 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो आप कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस को लिख सकते हो आप सीकेंट थीटा। ओके, चेक करोगे आपके आरएचएस के इक्वल है, ये तुम्हारा आरएचएस है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इफ secant alpha upon cosecant beta is equal to p and tan alpha upon cosecant beta is equal to q, then prove that p square minus q square into secant square alpha is equal to p square। ये हमें LHS को RHS के इक्वल करके दिखाना है। तो सीधी सी बात है, इसमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। p स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, q स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में secant स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इज इक्वल टू आपके पी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे, या फिर इसको आगे चलते हैं, लेके चलते हैं, एलएचएस उठाया यहां से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इनटू में सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चेक करो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहां चेक करते हैं तो लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इनटू के अंदर हमारे पास यहाँ सीकेंट स्क्वायर अल्फा है तो लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फा। क्लियर, यहां तक की कहानी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। एलसीएम सेम है, अगर बेस सेम है एलसीएम के तो ऊपर वाली चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी। लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इनटू में लिख लेंगे यहाँ सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब एक प्रॉपर्टी अभी पिछले सवाल के अंदर डिस्कस की थी हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, तो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर की जगह तो लिख लेंगे 1 अपॉन में लिख लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे सीकेंट अल्फा अपॉन कोसिकेंट अल्फा। नहीं भाई, ये बीटा है, बीटा चलता रहा है, यहाँ बीटा है और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास बीटा ही है। तो देखो यहां से आगे मेंशन करता हूं मैं, इसको हटाता हूं यहां से, सीकेंट अल्फा अपॉन कोसिकेंट बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसे मैं, सीकेंट अल्फा अपॉन कोसिकेंट बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का भी सीकेंट का भी स्क्वायर है और कोसिकेंट का भी स्क्वायर है, तो दोनों का मर्ज करके मैंने यहाँ पे स्क्वायर एक साथ लिख दिया। और सीकेंट अल्फा अपॉन कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू मेरे पास पी है, तो यहाँ इसकी जगह लिख लूंगा पी और स्क्वायर इसके साथ है ही, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसके आरएचएस के। क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ये है सेगमेंट ए वाई बी, shown in the figure, इस फिगर के अंदर दिखाया दे रहा है, if the radius of the circle is 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखी है, और एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री। देखो अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि मैं क्या करूंगा, इस सेक्टर के एरिया में से ये वाली ट्रायंगल घटा दूं। दोबारा सुनो, इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल ऊपर वाली ये वाली हटा दूं या लेस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास ये वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट रहेगा जो कि मेरा सेगमेंट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो यहां से जो चीज गिवन है वो चीज लिख लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको आर से डिनोट कर रहे हो आप, 21 सेंटीमीटर,
और इसका सेंट्रल एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे सेंट्रल एंगल, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 120 डिग्री। ओके, अब सुनो मेरी बात, एक छोटी सी बात पहले भी बताई थी मैंने कि आपके पास इस प्रकार से कोई ट्रायंगल हो और ये ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा लिख रखा हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई ए साइड गिवन है, यहाँ की ये बी साइड गिवन है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 दे रखी है, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 120 रहेगी, और मैं साइन 120 की वैल्यू मैं आपके सामने लिख देता हूँ, √3/2 इसकी वैल्यू होती है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा तो उस चीज को ध्यान रखना कि साइन 120 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है। इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर देगा, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, 60 हो जाएगा ये, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 हो जाएगा। तो इस 60 से हम ये वाली साइड भी निकाल लेंगे, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में। मेरी बात ध्यान से सुनो, ओ से इस AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, पहली बात। तो दूसरी बात, ये जो सेंट्रल एंगल है उसको भी बाइसेक्ट कर लेगा 60, और यहाँ पर भी 60, कॉन्ग्रुएंट वाले रूल से दोनों CP/CT से बराबर हो जाएंगे ये, तो ये भी 60 ये भी 60, और इस वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले रूल लगा के ये वाली हाइट भी निकाल लेंगे और ये वाली साइड भी निकाल लेंगे, और उस साइड को डबल करेंगे तो हमारे पास AB भी आ गया और हाइट भी आ गई। तो ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाले कंसेप्ट से, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा अगर आप याद रख पाओ तो ये वाला मेथड भी काम का है, साइन थीटा साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, सेक्टर का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यार थीटा अपॉन 360 या 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया का फॉर्मेट होता है फॉर्मूला। ट्रायंगल का यहाँ अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए इंटू बी की जगह आप यहाँ मेंशन कर लो आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहाँ लिख लोगे आप आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अप्लाई करो यहाँ 120/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन यहाँ लिख लेंगे 120, ठीक है। अब एक स्टेप और बना लेते हैं, यहां देखो आप चेक करोगे यहाँ 12 1 जा 12 12 3 जा पे कट जाएगा अपने पास, ओके, ठीक है। यहां लिखेंगे हम 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 441 माइनस ये 1/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 441 इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी हमने अभी डिस्कस की थी, ठीक है ना। अब चेक करो, काट लेते हैं, चलो इसको काटना चाहो तो काट लो या फिर इसको अपने हिसाब से चाहो वैसे सोल्व कर लो। देखो 441 है, यहाँ पर भी 441, इन दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, एक तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 441 बाहर आ चुका है। यहाँ बचेगा आपके पास 22/21, ठीक है भाई, माइनस यहाँ बचेगा आपको √3/2 जा 4, यहाँ बचेगा ये वाला, ओके। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व करो आप, जब इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे इन दोनों का, यहाँ पे √3 की वैल्यू आप पुट कर लेना 1.73 यहाँ पुट कर लेना, और टोटल कैलकुलेशन के पास आपके पास अप्रोक्सीमेटली 271 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपके पास आंसर आएगा, ये अपने पास अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके
कैलकुलेशन करके 441 से मल्टीप्लाई करवाओगे तब अपने पास 271 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रोक्स आपके पास आंसर आ जाएगा। यही अपने पास आंसर है। इतना काम तो तुम कर ही सकते हो, अब इनकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ओके, तो नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। Two dice are thrown at the same time. Determine the probability that the sum of the numbers on the two dice is 5. क्या आना चाहिए उनका? 5, सम 5 होना चाहिए। देखो, अगर दो डाइस आप थ्रो करते हो तो उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनने वाले होते हैं वो 36 बनते हैं। आपको भी पता होगा इस चीज के बारे में। तो अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। ओके, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस प्रकार से याद आ गई होगी आपको चीजें। ठीक है, अगर मैं बात करूं सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 5, अगर 5 आने वाले होते हैं उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम की मैं बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स की मैं बात करूं, क्या आना चाहिए? सम ऑफ टू डाइस इज 5, ये आना चाहिए। तो बताओ कितने हो सकते हैं? शुरुआत करते हैं 1 4 से, दोनों का सम 5 है। दूसरी बात करते हैं 2 और 3 से, तीसरी करेंगे 3 और 2 से, फिर करेंगे 4 और 1 से। ठीक है ना, इन सब का सम चेक करेंगे तो हमारे पास 5 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 कितने आए हमारे पास टोटल? ये 4 फेवरेबल आउटकम हुए। ठीक है, तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 है तो 4 अपॉन में टोटल हमारे पास 36 है तो लिख लेंगे 36। कैंसिल आउट करोगे तो 9 पे कट जाएगा तो हमारे पास आता है 1 अपॉन 9, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो नंबर 28 का सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 3। दो डाइस का डिफरेंस हमारे पास 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से चेक करेंगे तो फेवरेबल हमारे पास आउटकम बनेंगे 1 4 डिफरेंस 3, 4 1 दोनों का डिफरेंस 3, 2 5 दोनों का डिफरेंस 3, 5 2 दोनों का डिफरेंस 3, 3 एंड 6 दोनों का डिफरेंस 3, यहाँ पर 6 एंड 3 दोनों का डिफरेंस 3। ठीक है, तो ये फेवरेबल आउटकम बने तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो डिफरेंस हमारे पास 3 चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 6 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 36। तो 6 1 जा 6 और ये कट जाएगा 6 पे, तो 1 अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, इसको सोल्व करने का एक पैटर्न है, जो रूट 5 हो, रूट 3 हो, रूट 2 हो, सबको सोल्व करने का एक ही मेथड है। सबसे पहले मानेंगे इनको, लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर मानते हैं। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और यहां लिख लेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन रहेगी। ओके, यहाँ ये क्यू आ जाएगा, लिखेंगे रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। मैं यहाँ स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्लियर, इसको यहाँ मैं इस डब्बे के अंदर बंद करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। अब आप देखोगे 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, ये चीज आपको पता है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p।
अगर यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, सामने इस वाले को डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, चलो नाउ वी कैन राइट p इज इक्वल टू 5c। ठीक है ना, इस p को लिख सकते हैं 5c और c इज सम इंटीजर। c हमारे पास कोई एक इंटीजर है। ओके, अब इस p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आगे का स्टेप यहाँ लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर लिखेंगे। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह लिख लेंगे हम 5c और स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पे, तो लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो सेम पैटर्न, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q। ठीक है, अब आप यहां से चेक करोगे 5 अगर q को डिवाइड कर रहा है और 5 आपके पास यहाँ p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p के अंदर भी 5 है और q के अंदर भी 5 है, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर मिल गया, तो इसकी वजह से ये कोप्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे 5 इज कॉमन फैक्टर of p and q। 5 is common factor p and q। This contradicts the fact that root 5 is a rational number। Contradict the fact that p and q are को-प्राइम नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है को-प्राइम नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो हमारी assumption क्या हो जाएगी? रॉन्ग। हेंस root 5 is an irrational number। क्वेश्चन इसी प्रकार से फुल लैंग्वेज के अंदर लिख के आना है आपको, ये इसका प्रूफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको तीन सेक्शन, ट्राई सेक्शन, तीन सेक्शन के अंदर जब डिवाइड करते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, ले हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 एंड 4 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 एंड -2। इस लाइन सेक्शन को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, और एक पार्ट हमारे पास यहां से लेके यहां हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूं और इसको मैं दे देता हूं क्यू। अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास ट्राई सेक्शन में हो चुका है। ट्राई सेक्शन 3 इक्वल सेक्शन के अंदर डिवाइड, ए से पी, पी से क्यू, क्यू से बी, तीन सेक्शन अलग अलग हो गए। अब देखो यहां से अगर ये तीनों सेक्शन आपस में इक्वल है तो ए से लेके पी तक का, पी से लेके क्यू तक का, क्यू से लेके बी तक का सेक्शन सारे इक्वल है। अगर मैं इस पी की बात करूं तो पी यहां से लेके यहां तक एक पार्ट को लेके चलता है और P से लेके B तक दो पार्ट है, तो यानी कि ये P इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं इस Q पॉइंट की तरफ देखता हूं तो ये जो Q पॉइंट है इधर दो पार्ट है और इधर एक पार्ट है, इसलिए ये Q पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ओके, अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। देखो लिखेंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -1 एंड 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B गिवन है हमारे पास -3 एंड -2।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेशियो लिखता हूं, एपी रेशियो पीबी 1:2, AQ रेशियो QB इज इक्वल टू लिखेंगे 2:1। ठीक है, ये जो गिवन पार्ट था वो मैंने लिख दिया। अब देखो इस P पॉइंट को निकालने के लिए हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे कि आपके पास ये लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को कोई भी एक P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहा है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 एंड y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 एंड y2 है, और ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m/n के अंदर डिवाइड कर रहा हो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो x y, इसके मैं लेट कर लेता हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, ये निकालने हो तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला, इस सेक्शन फॉर्मूले के यूज करके हम यहाँ p और q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा चीजें नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है यहाँ, इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट चीजें आगे लिखते हैं। मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैंने लिखा 4 पॉइंट P पॉइंट के लिए मैं यूज करता हूं इसका। P पॉइंट के यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं लिखना चाहूंगा। अब देखो मैं यही समझा देता हूं आपको, इस Q पॉइंट को आप भूल जाओ। अभी जो समझा था ये m/n, ये मेरे पास x1 y1, ये मेरे पास x2 एंड y2। सेम इसी प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। x के लिए यूज करेंगे हम, मैं लिख देता हूं, चलो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। लिखो इसके अंदर 1 मल्टीप्लाई बाई -3, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -1। देखो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है। ओके, अपॉन में m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3। ठीक है ना, 1 प्लस 2 3। कैलकुलेट करते हैं यहाँ इसको, देखो -3 -2 अपॉन 3, कैलकुलेशन करेंगे -5 अपॉन, कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास -5 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं हम आगे, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये हमारे पास m/n है, ठीक है, ये हमारे पास x2 हो गया, ये हमारे पास y2 हो गया, ये हमारे पास x1 और y1। देखो my2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस ny1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे m प्लस n लिख देंगे 3। ठीक है ना, 1 प्लस 2 3। चेक करो यहाँ -2 प्लस 8 अपॉन 3, यहां हो जाएगा 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2। ठीक है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे -5 अपॉन 3 एंड 2। इसी प्रकार से इस Q पॉइंट के लिए सोल्व करते हैं, या लिखता हूं मैं 4 पॉइंट Q, 4 पॉइंट Q। देखो x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं यहाँ। अब देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर चुका हूं, मैं बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है। ओके, तो आप समझ जाना कि फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है। अब देखो Q पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये m/n हमारे पास ये रहा, x1 y1 हमारे पास ये रहा, x2 y2 हमारे पास ये रहा। तो सोल्व करते हैं इसको, लिखेंगे mx2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई -3, फिर लिखेंगे nx1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई -1। क्लियर।
अपॉन में लिखेंगे 2 + 1 यानी कि 3। क्लियर? तो यहां देखो -6 यहां हो जाएगा -1/3। कैलकुलेशन करेंगे -7/3 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास -7/3 आ गई है। अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की तो y कोऑर्डिनेट में देख लो my2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस ny1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा मैं यहां 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन m प्लस n हमारे पास 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो -4 + 4 अपॉन 3 ऊपर 0 नीचे क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये परपेंडिकुलर है क्या, हमें ये प्रूव करके बताना है कि परपेंडिकुलर है क्या। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले इसके अंदर ये पॉइंट बने हुए होने चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गिवन, जो भी इसके अंदर जो गिवन है वो मैंने लिखा हुआ है ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई, एक टेंजेंट है एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है ना, इसे पर एक पॉइंट हमारे पास ये पी। क्लियर? ओके, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये ओपी है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है क्या। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन की इसके अंदर, थर्ड पॉइंट मैंने कंस्ट्रक्शन किया, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी जॉइन ओ क्यू। ठीक है ना, पी के अलावा मैंने एक पॉइंट लिया क्यू और मैंने ओ को क्यू से मिला दिया। क्लियर? अब देखो बात ये है कि मेरे को ये बताना है कि रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या। पहली बात तो ये ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाए यहां, तो ये एक्स वाई कैसे गुजर के जाएगी, ऐसे ऐसे निकलेगी। ठीक है ना, मैं दोबारा बोलता हूं, ये पॉइंट आउटसाइड की बजाय अगर यहाँ इनसाइड होता, ये पॉइंट क्यू ये होता, तो लाइन कैसे निकल के जाती, इस प्रकार से निकल के जाती है, जो कि क्या बन जाती है हमारे पास सीकेंट। तो वो टेंजेंट वाली कहानी खत्म। दूसरी बात, हमें पता है कि किसी लाइन के ऊपर अगर मैं यहां से ये इस लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करूंगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन रहेगी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट। बात तो दोबारा सुनो, मैंने ये कहा कि अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से मैं क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। अगर ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की बात है यहाँ तो डालूंगा, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? थोड़ी बड़ी होगी इस प्रकार से तो वो नहीं बना पाएगी। दो बातें, ठीक है, और यही दोनों बातें मैंने यहां मेंशन की हुई है। देखो प्रूफ के अंदर मैंने लिखा है पॉइंट क्यू मस्ट लाइज, ये पॉइंट क्यू है, मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्यू है वो आउटसाइड के सर्कल के बाहर है। ठीक है, इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर होता, एक्स वाई विल बिकम ए सीकेंट, तो ये एक्स वाई क्या बन जाती थी बेटा, सीकेंट, क्रॉस करके चली जाती, सीकेंट बन जाती। ठीक है, एंड नॉट ए टेंजेंट, वो अपना टेंजेंट होने का जो प्रॉपर्टी थी वो खो देती। ठीक है, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन रेडियस OP ऑफ द सर्कल। आपको दिखाई दे रही है OQ जो है वो OP से बड़ी दिखाई दे रही है, दैट इज OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, एक बात खत्म। दूसरी बात, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। पी पॉइंट को छोड़ के आपको दिखाई दे रहा है ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू द पॉइंट एक्स वाई। ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है इस एक्स वाई के ऊपर
कितनी भी लाइन आप यहाँ डालना शुरू कर दो, कितनी भी लाइन आप यहाँ डालना शुरू कर दो, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट रहेगी। आपको दिखाई दे रही होगी सारी की सारी चीजें, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से बोल सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन A B C D E F circumscribes a circle, then prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। चलो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। आपने सर्कल वाले चैप्टर के अंदर एक बात समझी थी कि आपके पास इस प्रकार से कोई सर्कल हो, ठीक है, और ये बाहर कोई पॉइंट हो एक्सटर्नल, इस पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट डाल लूंगा, इस प्रकार से ये टेंजेंट डाल दी, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये बात आपने पढ़ी होगी। एक तो ये चीजें इसके अंदर यूज करने वाले हैं। ओके, देखो ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन circumscribes a circle, circumscribes a circle, ठीक है। एक तो ये लिखा गिवन। प्रूव क्या करना है वो चीज भी लिख देता हूं इसके अंदर। प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रूफ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहां ध्यान से सुनो। मैं यहां इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं। अब इस सर्कल के बाहर ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई है, एक तो ए से लेके पी तक और एक ए से लेके यू तक, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ए पी इज इक्वल टू ए यू, आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट्स, पहले वो चीज लिख देते हैं जिसके आधार पर हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। हमें पता है इस चीज के बारे में, तो यहां लिख देंगे वी नो दैट, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से डालेगी ये टेंजेंट, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो एपी इज इक्वल टू ए यू, यहां लिखा एपी इज इक्वल टू ए यू, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है। इसी प्रकार से बी पॉइंट से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉन की है फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से आई है, तो बी पॉइंट से लिखोगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहां लिखोगे आप बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे, ठीक है। आगे देखो इसी प्रकार से सी पॉइंट से डालोगे सी क्यू और सी आर, फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, सी पॉइंट से डालने शुरू किया हमने, लिखेंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये हमें ऐड करना होगा, तो सी बी क्यू की तरह ही आप सी क्यू लिखो, सी क्यू, और इधर लिख लेंगे हम सी आर, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से बात करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम लिख देंगे। डी पॉइंट से सी आर और डी एस, देखो आर की तरफ ही सी आर, और ये लिखा था ना सी क्यू और सी आर, ठीक है। आगे देखो डी पॉइंट से डी आर और डी एस, तो इधर लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू लिख लेंगे डी एस, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 बना लेंगे,
ठीक है, आगे लिखते हैं फ्रॉम पॉइंट डी के बाद में ई लिखा, अब ई से यहां से डालेंगे डी एस और डी ई टी, सॉरी ई एस और ई टी। ठीक है, तो आप इस साइड तो लिखो ई एस और इधर लिख लो आप ई टी। क्लियर है? आगे देखो, इसे इक्वेशन नंबर आप बना लो 5। आगे चेक करो, अब मैं यहाँ एफ पॉइंट से डालता हूं, एक लिखूंगा मैं एफ टी और एक लिखूंगा एफ यू। लिखूंगा यहाँ फ्रॉम पॉइंट एफ, एफ पॉइंट से लिखूंगा मैं एफ टी, इधर लिखूंगा मैं एफ टी इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ यू। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर बना दूंगा मैं यहाँ पे 6। ठीक है, एपी बीपी सी आर डी आर ई टी एंड एफ टी सब सही है। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सबको ऐड कर दो। जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड राइट हैंड में। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करोगे यहाँ पे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ई टी प्लस एफ टी। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए यू बी क्यू, ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस प्लस एफ यू, एफ यू। अब इनको ध्यान से देखो, अगर मैं एपी और बीपी को दोनों को ऐड करवाऊं, एपी और बीपी इन दोनों को ऐड करवाएं, एपी और बीपी तो एबी बन जाएगी, तो इधर मैं लिख सकता हूं एबी। ठीक है, दूसरा चेक करो, अगर मैं सी आर और डी आर दोनों को ऐड करवाऊं तो मेरे पास बनता है सी डी। देखो सी आर और डी आर सी डी बन जाएगा, तो लिख दूंगा मैं प्लस सी डी प्लस इसी प्रकार से ई टी और एफ टी, ई टी और एफ टी को मिलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ ई एफ तैयार हो जाएगा। क्लियर? ई एफ। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बी क्यू और सी क्यू को ऐड करवाऊं, बी क्यू और सी क्यू, देखो बी क्यू एंड सी क्यू, तो लाइन बन जाएगी मेरे पास सी बीसी की, लाइन बन गई मेरे पास बीसी प्लस, ध्यान से देखना, अगर मैं डी एस और ई एस इन दोनों को आपस में मिलाऊं, डी एस और ई एस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा डीई। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा मैं डीई प्लस, देखो ए यू और एफ यू, ए यू और एफ यू को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये एफ ए। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके।